भाषा बॉडी लैंग्वेज। अंकिक संप्रेषण का दूसरा महत्वपूर्ण पक्ष अंकिक भाषा है। हम मनोभावों को शब्दों से व्यक्त करते हैं, इसी तरह हमारा शरीर भी इन भावों को व्यक्त करता है। तीव्र क्रोध की स्थिति में आंखें लाल हो जाती है, चेहरे की मांसपेशियां तन जाती है, कभी कभी गुस्से में शरीर में कंपन होता है, हाथ मिच जाते हैं। ऐसी स्थिति में हम बिना भाषिक अभिव्यक्ति के ही मनोभावों को समझ जाते हैं। शर्म, घबराहट, भय, प्यार, घृणा आदि भाव अंकिक प्रतिक्रिया से ही मालूम हो जाते हैं, भले इन्हें शब्दों से व्यक्त ना किया जाए। इसी को हिंदी की एक टोकरीत इशक और मुशक छिपाए नहीं छुपता, प्रकट करता ही है। अर्थात किसी व्यक्ति के प्यार को बिना उसके बिताए हम उसकी अंकिक भाषा से ही समझ जाते हैं। हाव भाव को अंकीय भाषा में क्या अंतर है? दोनों में अंकीय चेष्टाएं दिखाई देती है, लेकिन दोनों की प्राकृतिक में अंतर है। हाव भाव ज़्यादातर दृष्टिच्युत है, समाज संक्षेप और व्यक्ति के लिए इसका उपयोग ऐच्छिक भी है। अर्थात कोई चेहरे तो हाव भाव का उपयोग किए बिना बोल सकता है, इसकी तुलना में अंकिक भाषा सर्वभूत है। अर्थात संसार में सभी व्यक्ति गुस्से में एक जैसी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, अंकिक भाषा सहज है। अर्थात हम गुस्से में चाहे तो भी अंकिक प्रतिक्रिया को दबा नहीं सकते। अंकिक भाषा के दो रूप हैं। एक है शारीरिक प्रतिक्रिया रिलैक्स, जिसकी चर्चा हमने ऊपर की। ये प्रतिक्रिया शरीर को रासायनिक बॉडी केमिस्ट्री पर आधारित। दूसरा रूप, ये बोलता सोता के संदर्भ में वक्ता की स्थिति आदि व शरीर की भौतिकी बॉडी बेसिस पर आधारित है। आइए हम इन दोनों की चर्चा करें। शारीरिक प्रतिक्रिया रिफ्लेक्स। शरीर प्रतिक्रिया मनोभावों की सहज और स्वाभाविक अभिव्यक्ति है। गुस्से में आँख लाल होती है, लाज में चेहरा लाल होता है, घृणा में मुंह और नाक की मांसपेशियां सिकुड़ जाती है। काव्य शास्त्र में रस के संदर्भ में शारीरिक रूप से व्यक्त कई प्रतिक्रियाएं को संचारी भाव की संज्ञा दी गई है। शारीरिक प्रतिक्रियाएं मनोभावों की स्थिति में चेहरे शरीर में उत्पन्न रासायनिक परिवर्तनों के कारण पैदा होती है। विदित भाव की स्थिति में शरीर के विदित आमोस कई तरह के विकार पैदा करते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हम भाव की स्थिति में इन प्रतिक्रियाओं से बच नहीं सकते। दूसरे, हम इन प्रतिक्रियाओं के अभाव में इन भावों की पूरी अभिव्यक्ति नहीं कर सकते। यही कारण है कि नाटकों या फिल्मों में कई पात्र इस तरह का सफल अभिनय नहीं कर पाते। ऐसी स्थिति में मात्र संवाद से ही भाव की अभिव्यक्ति कर संतोष कर लेते हैं। जो पात्र भाव के अनुरूप सही शारीरिक प्रतिक्रिया व्यक्त कर पाते हैं वह ही सफल अभिनय की प्रशंसा के पात्र होते हैं। गुस्से से ऊंची आवाज़ में बोलना। आवाज़ का ऊंचा होना बल का प्रतिरूप है। गलती करने पर हिचकिचाकर बोलना आदि भी शारीरिक प्रतिक्रिया में शामिल है। शारीरिक प्रतिक्रिया लोगों के अंदर देखा जा सकता है। कुछ लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं और वह अधिक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, जबकि शांत स्वभाव का व्यक्ति क्रोध की स्थिति में भी इतनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करते। शारीरिक स्थितियाँ अंकिक भाषा के इस रूप पर अभी लोगों का ध्यान गया है। इसे वक्ता और श्रोता दोनों के मनोभाव के एक दूसरे के प्रति उनके आकर्षण विकर्षण के संदर्भ में समझा जा सकता है। उदाहरण के तौर पर
दो घनिष्ठ मित्र बात करें तो वह एक दूसरे की ओर मुखाबित होंगे। वे दोनों एक दूसरे से स्पर्श की दूरी पर होंगे और वह दोनों एक दूसरे को देखते हुए बात करेंगे। उनकी तुलना में दो अजनबी दूरी से बात करेंगे और बोलान होकर बात करेंगे। ये शारीरिक स्थितियाँ इस तरह व्यक्तियों के आपसी संबंधों की सूचना देती हैं। मान लीजिए कि आप किसी सभा में बोल रहे हैं और सभा में 10-12 लोग उपस्थित हैं। लोग आपके विचार सुन रहे हैं। वह जानबूझकर अंकित चेष्टाएं या हाव भाव जेस्टर प्रतिष्ठ नहीं करते। फिर भी आप जान जाते हैं कि कौन व्यक्ति महसूस कर रहा है, कौन ध्यान से सुन रहा है, कौन मन में आपके विचारों का स्वागत कर रहा है और कौन मन ही मन आपके विचारों की खिल्ली उड़ा रहा है। ये जानना आपके लिए कैसे संभव है जबकि वह अभिव्यक्ति के उद्देश्य से कोई चेष्टा या हरकत नहीं कर रहे हैं। उनकी मुखकृति, उठने बैठने का अंदाज, हाथ रखने का तरीका सभी आपको उनके मन के भाव को समझने के लिए व्यक्त संकेत करते हैं। यही आंखिक भाषा है जो शारीरिक स्थिति से प्रकट होती है। इस संदर्भ में आगे दी गई तस्वीरों को देखिए। ये भाषण कब ख़त्म होगा? ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। बिल्कुल गलत कह रहे हैं आप। आंखिक भाषा में शरीर की भौतिक स्थिति के संदर्भ में विस्तार से चर्चा करना चाहे तो पूरी एक पुस्तक भी व्यक्त नहीं है, लेकिन हम यहाँ सिर्फ 5 प्रमुख स्थितियों की चर्चा करेंगे जिससे आप आंखिक भाषा की अभिव्यक्ति को समझ सकें। क्षेत्र। इस विषय में संज्ञेय विद्वानों ने बताया है कि दो व्यक्ति के बीच संप्रेषण के स्तर पर 4 तरह की दूरियां होती है: घनिष्ठता, परिचय का क्षेत्र, सामाजिक संपर्क, सार्वजनिक संपर्क। इसमें नीचे दिया हुआ है, अब देख लेना। जिसमें घनिष्ठ में 1/2 फुट, उसमें 1 से 2 से 4 फुट परिचय का क्षेत्र, सार्वजनिक 4 से 12 फुट, सार्वजनिक 12 से अधिक। निम्नलिखित दोनों तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर में दोनों घनिष्ठ मित्र हैं, दूसरी तस्वीर में दोनों नव परिचित व्यक्ति है, अभी घनिष्ठता के क्षेत्र में नहीं पहुंचते हैं। देख सकते हो चित्र के माध्यम से भी आप। सामाजिक संपर्क में आपका नौकर घर में आया, डाकिया रास्ता पूछने बोला, अजनबी आदि आते हैं। सार्वजनिक क्षेत्र में तात्पर्य लोगों के समूह से है जिसे हम संबोधित करते हैं। मान लीजिए कि किसी लिफ्ट में 8-10 लोग घुसे खड़े हैं। भौतिक निकटता के बावजूद में ये घनिष्ठता के क्षेत्र में नहीं पहुँचे। इस स्थिति के मन की दूरी कायम करने के लिए कुछ मान्य सामाजिक फायदे हैं। लोग आवश्यक ना बोले, परिचितियों से बोले तो भी फुसफुसाकर पास खड़े लोगों को आंखें मिलाकर ना देखे, हो सकते तो सिर्फ छत की तरफ देखे। अगर कभी देख भी लिया तो चेहरा भाव विहीन हो, शारीरिक स्पर्श से बचे और स्पर्श हो जाए तो दूरी रखने का उपक्रम करें। घनिष्ठता के क्षेत्र में खड़े व्यक्ति एक दूसरे की ओर मुसीबित होते हैं, आंखें मिलाकर बात करते हैं और शारीरिक स्पर्श, हाथ थपथपाना, कंधा छूना, प्रशंसा में ताली देना, शाबाशी में खुहानी मारना आदि स्थापित करती है। क्षेत्र का अंतर आने का व्यक्ति के मंदिये का अनुमान हो जाता है। अगर भिखमंगा परिचय के क्षेत्र में आ जाए तो आप घबरा जाते हैं, आखिर क्या करने वाला है। नौकरानी से सामाजिक दूरी 4 से 12 फुट होनी चाहिए। अगर मालिक बिना कारण दूरी कम करे तो वह उसकी गलती नियमित का अनुमान करेगी और दूसरी दूरी बढ़ेगी।
अंदाज, हाथ रखने का अंदाज, बैठने या खड़े होने का अंदाज आदि व्यक्ति के स्वभाव तथा मनस्थिति आदि का बोध कराते हैं। निम्नलिखित तस्वीरें देखिए जिसमें हाथ रखने के अंदाज से मनस्थिति का पता चलता है। ये देखिए चित्र के नीचे भी वही दे रखा है। बांधे हुए हाथ, कुर्सी हुई मुट्ठी और मुखकृति प्रकट करते हैं कि व्यक्ति गुस्से और विरोध में है। ये मानते हैं ये भले में मेरा इरादा पक्का है। मैं देखो इस मुद्रा से प्रकट होता है कि वह व्यक्ति आपके को कितना महत्वपूर्ण समझता है। इस मुद्रा से पता चलता है कि वह व्यक्ति सोचता है इसे आगे मैं कुछ नहीं कर सकता। खड़े होने के अंदाज का हास्य निम्नलिखित तस्वीर में देखिए। ये मेरी गाड़ी है, 6 लाख खर्च की है। वाह भाई, देख लो। अब मुझे बेचकर कहाँ जाऊँ? क्या समझ रखा है, मैं तुमसे दबने वाला नहीं हूँ। जब बोलो मैं तैयार हूँ। बैठने के अंदाज को देखिए। 2 व्यक्ति ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं तुमसे कम नहीं हूँ। उन्मुख होना। नीचे 2 तस्वीरें दी गई है। पहली तस्वीर में 2 लोग खड़े हैं लेकिन एक दूसरे के आमने सामने नहीं है। इसका आशय ये है कि इन्हें अपने समूह को सीमित करने की आवश्यकता नहीं है और तीसरे के प्रवेश की गुंजाइश है। दूसरी तस्वीर में दोनों एक दूसरे की ओर मुख है, अर्थात वे अपने समूह में तीसरे का प्रवेश नहीं चाहते। दोनों व्यक्ति अपने भीतर तीसरे व्यक्ति का स्वागत कर सकते हैं। ये दोनों के बीच किसी और के आने की गुंजाइश नहीं है। अक्सर ऐसा भी होता है कि 3 लोग एक वर्ग में खड़े होते हैं। जैसे पहले आंखें में बदलती परिस्थितियां में आ और आ एक दूसरे की ओर उन्मुख हो जाते हैं। तीसरे को समझा जाना चाहिए कि वह अब समूह से बाहर है। दूसरा आरेख देखें। मुखाकृति। निम्नलिखित तस्वीर में आप चेहरे के हाव भाव को आसानी से समझ सकते हैं। ओह, फिर वही गलती। बात समझ में आ गई, अब यही करूँगा। है ना बड़ी मज़ेदार चीज़। आंखिक संप्रेषण और भाषा। आंखिक संप्रेषण के 2 रूप हैं, हाव भाव जेस्चर और आंखीय भाषा बॉडी लैंग्वेज। दोनों में प्रकारात्मक दृष्टि से विभेद या पृथक्करण नहीं है। हम मौखिक भाषा के साथ दोनों रूपों का सहज रूप में प्रयोग करते हैं। जब कोई दीन व्यक्ति आंखिक चेष्टा के साथ सलाम बोलता है तो वह आंखिक संप्रेषण और वाचिक ओरल संप्रेषण का विनित रूप अपनाता है। सलाम या नमस्ते में आंखिक संप्रेषण के दोनों रूपों का संवित प्रयोग भी देखा जा सकता है। व्यक्ति नमस्कार के लिए दोनों हाथ उठाता है। ये हाव भाव या आंखिक चेष्टा है जो घनिष्ठ है, सामाजिक स्तर में नीचे के पायदान पर खड़ा है। खड़ा व्यक्ति अपनी दीनता की अभिव्यक्ति में नमस्कार करते समय पूरे शरीर को झुकाता है। दीनता की यह अभिव्यक्ति आंखिक भाषा है। वे या पाँव में बड़े व्यक्ति नमस्कार के उत्तर में शरीर को नहीं झुकाते। ये उनकी आंखिक भाषा है। हर व्यक्ति समान रूप से आंखिक संप्रेषण नहीं करता, ना ही हर व्यक्ति आंखिक संप्रेषण को पूर्ण रूप से समझ पाता है। कुछ लोग अधिक
मात्रा में आंखिक संप्रेक्षण का उपयोग करते हैं। कुछ लोग सीमित मात्रा में यह जान लेना अच्छा होगा कि आंखिक संप्रेक्षण का आशय क्या है, इससे हमें दूसरों के साथ ठीक से व्यवहार करें। ये देखा गया है कि पढ़े लिखे लोग आंखिक चेष्टाओं का कम उपयोग करते हैं। इसके दो कारण हैं। औपचारिक स्थिति में भाषा का अधिक उपयोग करने के कारण वे वांछित अभिव्यक्ति पर अधिक बल देते हैं। वह भी हो सकता है कि वह भाषा के माध्यम से अभिव्यक्ति की क्षमता पर अधिक भरोसा करते हैं। इसी तरह समाजशास्त्रियों ने यह भी देखा है कि पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं व्यक्ति के आंखिक संप्रेक्षण को अधिक गहराई से देखती है और व्यक्ति के मनोभावों को आसानी से समझ लेती है। इसका ये भी अर्थ निकलता है कि पुरुष महिलाओं को आंखिक संप्रेक्षण को इतना सूक्ष्मता से नहीं देखते। अंत में महिला के हाव भाव और व्यवहार को इतना करीब से समझ नहीं पाती। हिंदी की लोककृत त्रिया चरित्र इसी बात की ओर संकेत करता है। त्रिचरित्र का अर्थ ये नहीं है कि कुछ स्त्रियां गलत आचरण रखती है। इसका तात्पर्य ये है कि महिलाओं का व्यवहार कूढ़ होता है और पुरुष उसे समझ नहीं पाते। इसमें दोष महिलाओं का नहीं, आंखिक भाषा समझ ना पाने की पुरुषों की असमता या कम क्षमता का है। जिस तरह भाषा के माध्यम से दूसरों के विचारों सुनकर तुलनारूप आचरण रखते हैं, उसी तरह आंखिक संप्रेक्षण से दूसरों की स्थिति समझकर उचित व्यवहार कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हमें मालूम हो जाए कि सामने वाला आपसे बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं है, तो हम भी उससे दूर हो सकते हैं और अप्रिय प्रतिक्रिया से बच सकते हैं। वह सबके सामने कह देगा, आपसे मैं कोई बात नहीं करना चाहता। इसी तरह अपने आंखिक संप्रेक्षण को भी नियंत्रित कर हम अप्रिय स्थिति से बच सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी अनजान जगह में कोई अजनबी आपको घूम कर देखे तो भय का उत्पन्न होना स्वाभाविक है। वह व्यक्ति इस बात को उफ रहा है और घात में है। आप अपने आंखिक संप्रेक्षण को विश्वास में बदल लिए। इसकी तरफ उड़ती निगाह से देखिए, फिर मुझे क्या परवाह, मैं मूड में और कहीं देखूं। आत्मविश्वास का ये भाव उसे इंगित करेगा कि आप अक्रोध होने वाले व्यक्ति में नहीं है, फिर वह आपकी तरफ नहीं बढ़ेगा। यही उपकृत है, ना जो डरा वह मरा। सारांश, इस इकाई में आपने पढ़ा है कि संप्रेक्षण के दो रूप हैं। एक मौखिक उच्चरित भाषा के रूप में संप्रेक्षण वर्बल कम्युनिकेशन और दो आंखिक संप्रेक्षण नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जिसे शरीर की चेष्टा या शरीर में उत्पन्न विकारों से व्यक्ति के मनोभाव को समझा जा सकता है। आंखिक संप्रेक्षण के दो रूप हैं, हाव भाव या आंखिक चेष्टाएं, जेस्चर और आंखीय भाषा बॉडी लैंग्वेज। हाव भाव में व्यक्ति शारीरिक चेष्टाएं करते हैं, जैसे हाँ में सर हिलाना, हाथ से इशारे करना, कंधे उचकाना, मुंह बिचकाना आदि। ये चेष्टाएं, ये इशारे दृष्टिगोचर होते हैं और समाज संक्षेप होते हैं, अर्थात अलग अलग भाषाई समुदाय एक ही अर्थ के लिए अलग अलग संकेत करते हैं। हाव भाव के कई प्रक्रिया है, जैसे ये कभी उच्चरित भाषा का स्थानापन्न करते हैं, उच्चरित भाषा के कथन को पुष्ट करते हैं, उच्चारित भाषा में व्यक्त मनोभावों को लय गति देते हैं। आंखिक भाषा के दो रूप हैं। एक व्यक्ति के मनोभाव के अनुसार शरीर के विकार पैदा होते हैं, जैसे गुस्से में आंखें लाल होना, लज्जा में चेहरे पर लाली दौड़ना आदि। दो व्यक्तियों के परस्पर संबंधी के अनुसार उनके बीच की दूरी, उठने बैठने का अंदाज आदि उनके मनोभाव को समझा जा सकता है।
संप्रेषण में ये तीनों ये रूप साथ साथ चलते हैं, अर्थात उच्चरित भाषा के साथ साथ हाव भाव और शारीरिक विकार अभिव्यक्त हो सकते हैं। आंखिक संप्रेषण अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग तरह से होते हैं। कुछ लोग कम हाव भाव दिखाते हैं, कुछ ज़्यादा, जिस तरह कुछ लोग कम बोलते हैं, कुछ ज़्यादा बोलते हैं। आंखिक संप्रेषण की जानकारी का हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। हम दूसरों के आंखिक संप्रेषण को जान सकते हैं कि वह किस मनस्थिति में है, तो उस अनुसार अपने व्यवहार को बदल सकते हैं और समय अनुकूल आचरण कर सकते हैं। इसी तरह हम अपने आंखिक संप्रेषण को भी नियंत्रित कर सकते हैं, तो कई स्थितियों में सुरक्षित रह सकते हैं। दोस्तों, ये चैप्टर खत्म हुआ। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।